हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदन केमिस्ट्री क्लासेस में, जिसमें मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। और हमने सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसके हम 2 लेक्चर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड में कैसे डिपेंड करती है, और जिसको हमने एक लॉ की मदद से डिफाइन किया था, और उस लॉ का नाम था हेनरीज लॉ। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लॉ पर आ रहे हैं, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं कि वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पे टर्म यूज किया गया है वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है? तो वोलेटाइल लिक्विड ज्यादा कोई टिपिकल टर्म नहीं है। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं कि जो वेपोराइज हो जाते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं, पानी हो गया, फिर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह जो होते हैं, इनको जैसे आप अगर हल्की सी भी धूप में रख देते हैं, फिर थोड़ा सा भी हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? वेपोराइज हो जाते हैं। तो इसी टाइप के लिक्विड्स हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स कह लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया है, और इस बीकर में हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस बीकर में 2 लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन है। हम एक कह रहे हैं कि हमारा पहला जो है इसको फर्स्ट लिक्विड कह दे रहे हैं, और सेकंड वाले को सेकंड लिक्विड कह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो ऊपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो यहाँ पे वेपर जो होगी, वो जाहिर सी बात कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट या फिर जिस लिक्विड की मात्रा ज्यादा होगी, उसके यहाँ पे वेपर भी ज्यादा फॉर्म हो रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसा सोल्यूशन है? 2 वोलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों लिक्विड्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने वाले होंगे। अगर वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कुछ ना कुछ रहा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इस सोल्यूशन में जिस लिक्विड का भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसके जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, उसका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो यहीं पे ये जो राउल्ट्स लॉ है जो वो इसको ही डिफाइन कर रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिसमें जो किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कैसे डिपेंड करेगा कि वो उस सॉल्यूशन में कितने ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो उस सॉल्यूशन में किस गिवन कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वही बताएगा कि उसका वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था हमने? उसके मोल फ्रैक्शन के। तो हम जैसे फर्स्ट लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कह दे रहे हैं उसको Chi1। यहाँ पे इसको लिख भी दे रहे हैं, ये किसके लिए है? फॉर फर्स्ट लिक्विड। ठीक है, तो आप जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, जब भी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो क्या होगा? एक इज इक्वल टू का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर अगला हमारा टर्म जो स्टेप आएगा वो आएगा P इज इक्वल टू हमारा, ऐसे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर P1 नॉट। ये भी P1 है, यहाँ पर P1 नॉट इज इक्वल टू Chi1। अब ये जरा थोड़ा, यही हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन आई है, यही बेसिकली क्या है? हमारा राउल्ट्स लॉ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो P1 जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर है, और Chi1 क्या है? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज किया गया है P1 नॉट, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेपर प्रेशर। इनिशियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ P1 नॉट। अब जैसे कोई भी लिक्विड है, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए कंटेनर में कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, अगर वो प्योर लिक्विड होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? उसमें 0 इम्प्योरिटी है, यानी कि वो लिक्विड कैसा है? हमारा प्योर है, बिल्कुल प्योर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है। तो यहाँ पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा? सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विड के कारण ही तो होगा। तो इसी को हम बोलते क्या है? इनिशियल वेपर प्रेशर। आप जानते भी इनिशियल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एट इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं फॉर
फर्स्ट लिक्विड, और हम जानते हैं कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1, ठीक है। तो हम इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन 1। सपोज दैट ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। सिमिलरली सेकेंड लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड लिक्विड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट chi2, ठीक है। हम इसको क्या कह दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन कह दे रहे हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि डाल्टन का एक लॉ था जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल, अगर मान लीजिए एक ही लिक्विड इनका एक सोल्यूशन है, तो जो हमारा टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल हैं, इनसे हम P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या मिलता है आगे। तो वैल्यू आएगी जा करके P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट chi2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में जब हमने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसमें chi1 प्लस chi2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पर हम एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और हमने इसके सपोज दैट ये 2 पार्ट कर दिए हैं। तो 2 पार्ट का मतलब क्या है, एक हमारा ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट। तो अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये 1 ही तो बनेगा जा करके। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या है, 2 लिक्विड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम दोनों के मोल फ्रैक्शन को आपस में ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर ही तो होगा जा करके, तो ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से अगर फाइंड करना चाहते हैं कि सपोज मान लीजिए chi2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो chi2 इज इक्वल टू chi1 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस chi1। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस chi1। तो ये जो हमारे पास टर्म आया, हमें chi2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं अब। तो ये हो जाएगा P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट, और chi2 की वैल्यू क्या डाल देंगे, 1 माइनस chi1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको आगे हम सॉल्व करके देखेंगे आके, ठीक है। ये होगा जाकर के हमारा P इज इक्वल टू P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट chi1। ये आपको समझ में आया। जब आपको पीछे वाला जो उसमें ब्रैकेट हमारा बना था करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन सामने बनकर आएगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है, P इज इक्वल टू P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट chi1, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक chi1 इधर भी है और chi1 यहाँ पर भी है, तो chi1 हम दोनों से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमें वैल्यू मिलेगी जा करके P1 नॉट माइनस P2 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट। ये जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन आई है, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी इसके में हम लोग ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, और वो ग्राफ जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम वगैरह आता है तो उसमें राउल्ट लॉ अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, राउल्ट लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। वो जो ग्राफ जो आता है वो एक्चुअली वो इसी इक्वेशन से ही ड्राइव होगा जाकर के, ठीक है। इस वाले एक्सिस पे हम प्लॉट कर ले रहे हैं, यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन आ रहा है, और ये वाला एक्सिस है, इस पे हम लोग यहाँ पर वेपर प्रेशर को शो कर दे रहे हैं। इस वाले एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को, और इस वाले एक्सिस पर वेपर प्रेशर को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस वाली इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर chi1 की वैल्यू 0 डाल देते हैं। अगर मान लीजिए इफ chi1 इज इक्वल टू 0, इफ chi1 इज इक्वल टू 0, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जाकर के, देखिए ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिलेगा जाकर के, P इज इक्वल टू P2 नॉट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर, हमने यहाँ पे P क्या माना था, टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड वाले लिक्विड के इनिशियल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा जाकर के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर chi1 कितना हो जाएगा, 0, chi1 कितना हो गया यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनेगा जाकर के वो यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू होगी, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर की है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P2 नॉट के बराबर। तो यानी कि जहां पर ये एक्सिस को कट कर रहा है ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी,
P2 नॉट की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम रिवर्स कर देते हैं, अगर अभी हमने क्या डाला था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर chi2 इज इक्वल टू 1 माइनस chi1 लिखा था। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस chi2 डालेंगे तो वो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी जा करके, अब की बार यहाँ पर p इज इक्वल टू P1 नॉट आ जाएगा जा करके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन अगर मान लीजिए x2 इज इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा जा करके वो कैसा बनेगा जा करके, जो यहाँ पे कट करेगा वो क्या वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर, वो मिलेगी जा करके P1 नॉट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बहुत सिमिलर ग्राफ है, सिंपल समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर दो एक्सेस ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर क्या कर दे, क्रॉस बना देना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बहुत सिंपल कंडीशन इसमें है, ठीक है। अगर आप इसको आप प्रैक्टिकली समझने आ जाए तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ये बीकर लिया हुआ है और इसमें हमारा फर्स्ट लिक्विड जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड जो माना हुआ था, इसमें सिर्फ अगर मान लीजिए फर्स्ट वाला रखा हुआ है तो यहाँ पर जो पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, सेकंड वाले के कारण, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ फर्स्ट वाला लिक्विड प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा वो भी हमारा फर्स्ट वाले के कारण होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या करा था, यहाँ पर पहले वाले की वैल्यू 0 डाल रखी, जिसका मतलब पहला वाला है ही नहीं, उसमें दूसरा वाला है ना, तो सिंपल तो दूसरे वाले का ही तो वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हमने कि chi1 इज इक्वल टू chi1 में अगर मान लीजिए chi2 0 कर देंगे हम यहाँ पर तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगा करके, P2 नॉट मिलेगी। और सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा ये chi2 0 कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी जा करके यहाँ पर P1 नॉट मिलेगी जा करके, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए हम ये दोनों लाइंस को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करने के बाद ये जो वैल्यू होती है ये हमारी P की होगी, हम जो नॉर्मल P माना था वो इसके बराबर हो जाएगा। और हमारा P क्या चीज़ है, टोटल वेपर प्रेशर, जो हमने किसकी वजह से निकाला था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की वजह से, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी P1 प्लस P2, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, इसको हम आगे जाकर के और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कि क्या राउट लॉ और हेनरी लॉ कुछ किस हद तक सिमिलर है या फिर कोई भी उनमें सिमिलरिटी प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि राउट लॉ और हेनरी लॉ में सिमिलरिटीज क्या क्या है, राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। सबसे पहले यहाँ पर इनकी सिमिलरिटीज को देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ क्या चीज़ है, हमारा स्टेटमेंट अभी में क्या निकाला था उसको, वो आया जाकर के था P1 इज इक्वल टू P1 नॉट chi1। ये हमने कब बताया था, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है तो उस केस में बताया था हमने कि हमारे पहला कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी P1 नॉट, यानी कि उसका जो इनिशियल वेपर प्रेशर होगा इनटू chi1, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन उसका होता है। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू आती, वो किसको बता रहा था, वो कोई भी गैस के बारे में था कि कोई भी गैस अगर मान लीजिए किस तरह वो किसी लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो वो क्या होता जाकर के था P इज इक्वल टू KH chi1, है ना। तो वो क्या हो रहा जाकर के था, यहाँ पर KH क्या चीज़ थी, वो था हेनरी कांस्टेंट। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन से सिमिलरिटी निकाल ही सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए दोनों एक कंपोनेंट की बात की जा रही है कि इसमें भी पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, इस वाले में भी वेपर प्रेशर क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के और इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा है, वो भी किसमें, क्या चीज़ है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि राउल्ट्स लॉ में कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वो होता है इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। और हेनरीज लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, सिंपली हेनरीज कांस्टेंट होता है। और क्या डिफरेंस है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो राउट लॉ होता है वो किस लिए होता है कि लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड के सॉल्यूशन जो होता है उसका वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है वो उसको डिफाइन करता है। और लेकिन हेनरीज लॉ जो होता है वो क्या बताता है, कोई भी गैस जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है लिक्विड में है, यानी वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ चलिए अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ये तो बात हो रही लिक्विड फेज की है, ये जो हमारा अभी जो हमने राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन लिखी है किस लिए है, ये लिक्विड फेज के लिए है, ये है लिक्विड फेज के लिए। अब जैसा हमने आपको बताया हुआ था लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं और वो हमारे दोनों सॉल्यूशन लिक्विड्स कैसे हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। अगर मान ली यही सेम कंडीशन हमारी कैसे आ जाती है, गैसियस फेज में आ जाती है, गैसियस फेज में, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा इसमें जाकर के, ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू, ये होता ही है वैसे, तो ये क्या होता है P1 नॉट chi1, ठीक है। ये किसके कैसे कंपेयर करते हैं इसको, होता है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट
Chi1। और सिमिलरली ये वाला हमारा हो जाता है, अगर गैसियस फेज की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा, वो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल। अब यहाँ पर ये थोड़ा समझने वाली चीज यहाँ पर है, जैसे कि ये जो Chi1 हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर है, Chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और यहाँ पर Y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। और P टोटल आप समझ ही रहेंगे यहाँ पर क्या है, इसका मतलब P टोटल का मतलब क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। P टोटल का मतलब क्या है यहाँ पर है, टोटल वेपर प्रेशर, यानी कि गैसियस फेज की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा यहाँ पर चेंज आएगा। कैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी तक, जो लिक्विड फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि यहाँ पे P1 नॉट क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट है उसका यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, इनिशियल वेपर प्रेशर है। लेकिन गैसियस फेज में जैसे ये कंडीशन आती है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल वेपर प्रेशर, यानी पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होता है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, मतलब एक ऐसा कोई पर्सन या फिर ऐसा पर्सन जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, वो बहुत डिसेंट होता है, फिर उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे सॉल्यूशंस भी एक तरह से आइडियल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कब बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए 3 कंडीशंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो क्या होती है, वो होता है कि फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल कंसेंट्रेशंस। ऑल कंसेंट्रेशंस मतलब ये है कि जो वो सॉल्यूशन जो है उसको राउल्ट लॉ को अपनी हर कंसेंट्रेशन में उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कोई भी फेज हो जाए, कोई भी उसका कंसेंट्रेशन लेवल हो जाए, लेकिन जो उसको हमेशा राउल्ट लॉ को फॉलो करना ही करना होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। और इसको ये हमारी फर्स्ट कंडीशन भी हो गई है। चलिए अब सेकंड कंडीशन पढ़ जाते हैं। ये हमारी एक तरह से बोल सकते हैं ये कंप्लीमेंट्री कंडीशंस होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन इसके बाद आती हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन आप कैसे डिफाइन करेंगे कि द सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल कंसेंट्रेशंस, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं हमारी सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन जो है उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा मिक्स H इज इक्वल टू 0। हमने इसको बोल दिया, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी। वेरी गुड, उसको चेंज इन इंथैल्पी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मिक्स, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पे इंथैल्पी का मतलब सिंपल इतना समझ लिया, इंथैल्पी माने होता है हीट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर सपोज दैट हम यहाँ पे ये फर्स्ट लिक्विड ले रहे हैं, ये सेकंड लिक्विड ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों का आपस में मिक्स कर दे रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की ना तो हीट निकलनी चाहिए और ना ही हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में वो प्रोसेस जो है वो ना तो एंडोथर्मिक होना चाहिए और ना ही एक्सोथर्मिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी, अब हम लोग चलते हैं कि हमारी थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, है वो है डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या फिर वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इस वाले केस में हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये है, सपोज दैट मान लीजिए इस वाले लिक्विड को आप लोग 1 लीटर मिला रहे हैं, इस वाले को ही 1 लीटर ले रहे हैं, तो दोनों को ऐड करने के बाद में जो सॉल्यूशन जो बनना चाहिए वो भी 2 लीटर बनना चाहिए। ना तो वो 1.9 लीटर हो और ना ही वो 2.1 लीटर हो, वो कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 लीटर होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब 0, यानी कि डेल्टा, आप जानते हैं डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि वॉल्यूम दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में 0 चेंज होना चाहिए। यहाँ पे समझ ही रहे हैं, ऐसे कि मान लीजिए 1 + 1 2 होता है, यानी इसमें बिल्कुल माइन्यूट सा भी डिफरेंस होना चाहिए। तो आप बिल्कुल इसको एग्जैक्टली समझ लीजिए। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन को 3 कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। पहला क्या होती है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा अपनी हर कंसेंट्रेशन पर। अगली कंडीशन क्या होती है, उसको उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो 0 होना चाहिए। मतलब उसको सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते वक्त
ना तो हीट एवॉल्व होनी चाहिए, इसका मतलब ना वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो और ना ही उसमें हीट इन्वॉल्व हो, यानी कि ना वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो। और जो थर्ड हमारी लास्ट कंडीशन वो क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे। अब जरा नजर डाल लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स भी काफी पूछे जाते हैं आपके क्लासेस में कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या है। काफी सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल ही आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में होते हैं और वो ये हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारा आता है एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन जिसको बोलते हैं। एन माने यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, यानी कि एन हेप्टेन और एन हेक्सेन को अगर आप मिला देते हैं तो वो क्या बनेगा जाकर के, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तीसरा वाला हम लोग कंपोनेंट, तीसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वो है क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन। बहुत सिमिलर एग्जांपल है, मतलब अगर आप एक याद कर ले रहे हैं तो सेकंड वाला अपने आप मतलब थोड़ा सिमिलर रहता है, उसको याद करना काफी इजी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन दोनों में कॉमन है, नॉर्मल कॉमन है दोनों में। यहाँ पर क्या है, इसमें 7 कार्बन होते हैं और इसमें 6 कार्बन होते हैं। इसका मतलब नॉर्मल हेप्टेन और नॉर्मल हेक्सेन अबाउट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगी, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। सेकंड वाले हम समझ लेते हैं क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन। इसमें देख लीजिए हमारी जो पेरेंट चेन यानी जो कार्बन चेन है वो क्या है, सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, जो हमारा हेलोजन एटम लगा हुआ है, इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। इसको भी समझना काफी इजी है, ठीक है। और जो थर्ड और जो हमारा लास्ट जो है वो है बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन। तो बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन का शेप कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है। और टोलुइन कैसा होता है कि बेंजीन के ऊपर हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टोलुइन हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी लगभग दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो ये सारे के सारे आपके सामने जो एग्जांपल दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर देते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब जरा समझ लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो सिंपल से इतना मत समझ लीजिए आप, जो ऐसे सॉल्यूशंस जो राउट लॉ को पूरे कंसंट्रेशन में फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल इतना लिख देंगे कि सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउट लॉ ओवर ऑल कंसंट्रेशंस, मतलब कि जो पूरी कंसंट्रेशन जो होती है उसमें वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब किसी रेंज में कर रहे हैं, किसी कंसंट्रेशन पे नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं कि पहला जो होता है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, मतलब एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाए। पहला टाइप क्या होता है उसमें कि अगर वो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर देता है, और अगला वाला होता है शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, ठीक है। तो यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। पहले टाइप किस टाइप का होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और अगला टाइप कौन सा होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर देता है, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे कौन शो करते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सबसे पहले राउट लॉ ग्राफ नजर डाल लेते हैं, जो कोई ऐसा दिखता था इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाया था, यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन को शो किया था और यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर को शो किया था, ठीक है। और हमारी ये लाइन क्या दिखा रही थी कि टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर कितना है। जो हमारे पी की वैल्यू क्या थी, हमारी आई थी P1 नॉट प्लस P2 नॉट, यही वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है, अगर ये P की जो वैल्यू है वो अगर इस कर्व से ऊपर निकल जाती है इस तरह से, यानी कि जो वैल्यू क्या है वो P से नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा चली जाती है, मतलब कि जो हमारा राउट लॉ जो है वो जो वेपर प्रेशर को जो प्रेडिक्ट कर रहा था अगर वो उससे ज्यादा चली जाती वैल्यू है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और अगर इन केस वही अगर नीचे चली जाती है यानी इससे थोड़ी लो वैल्यू रह जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा अब इसको और थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास ये एक दो बीकर्स हैं, इसमें हमारा ए लिक्विड रखा हुआ है और इस वाले हमारा ये बी लिक्विड रखा हुआ है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बनाया करके उसको हम लोग कह दे रहे हैं ए बी हमारा सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर जरा, जो यहाँ पर ए के जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या है, A2A फोर्स कह दे रहे हैं हम लोग इसको है। जो बी वाले में लग रहा है उसे हम लोग कह दे रहे हैं B2B फोर्स, और हमारे जो ए और बी के पार्टिकल बीच में लग रहा है उसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं, A2B फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल राउल्ट लॉ में क्या हो रहा था जाकर के कि यहाँ पर जो ए और ए के बीच में जो फोर्स लग रहा था और बी के जो फोर्स बीच में फोर्स लग रहा था, लगभग वही फोर्स जो है वो ए और बी के पार्टिकल के बीच में भी लग रहा था। ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप लोग कि जो हमारा आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं, फिर जो राउल्ट लॉ को जो मतलब सॉल्यूशन जो फॉलो कर रहे होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो लगभग इन दोनों के सिमिलर ही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो ए और बी का जो मॉलिकुलर फोर्स जो है वो इन दोनों से थोड़ा सा कम हो गया, मतलब जो हमारा ए और ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था और बी और बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था, अगर उससे कम रह जाता है ए टू बी इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? अब अगर मान लीजिए ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो वेपर फोर्स जो है वो कम लगने लगा। अब फोर्स अगर मान लीजिए किसी भी सपोज मान लो हमारा ये लिक्विड रखा हुआ है और इसके पार्टिकल बीच में फोर्स कम लग रहा है, तो अगर मान लीजिए हम नीचे से यहाँ से हीट अगर प्रोवाइड करेंगे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले बता रखा है ना कि यहाँ पर ए और बी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है जो वो काफी वीक लग रहा है। इसका मतलब अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच में फोर्स ब्रेक हो जाएगा। अगर फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो पार्टिकल जो क्या होंगे वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात है? अब अगर मान लीजिए आप लोग कहीं पे जाना चाह रहे हैं और आपको दो लोग पकड़ के रख लेते हैं, तो अगर आपने दोनों लोगों ने आपको पकड़ के रखा हो तो आप कहीं पे मूव कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस टाइम फ्री ही नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस से पार्टिकल अगर वो वहाँ पे मूव करना चाह रहा है और नीचे वाले पार्टिकल से फोर्स अप्लाई कर रहा है, नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या वो यहाँ पर एस्केप कर पाएगा? नहीं एस्केप कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा, थोड़ा वीक फोर्स है, तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने पे क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल इजीली एस्केप कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी टाइप के सोल्यूशन क्या यहाँ पे शो करते हैं, हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जब A2A पार्टिकल का फोर्स B2B पार्टिकल के फोर्स में जो है अगर वो ज्यादा हो जाता है A2B पार्टिकल वाले फोर्स से, तो हमारा क्या होता है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा क्या है, सबसे पहला एग्जांपल हमारा है फिनॉल और एनिलीन का। फिनॉल एंड एनिलीन, कभी कभार ये शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स में, जो क्वेश्चन MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए डायरेक्टली पूछ लेगा कि फिनॉल और एनिलीन जो होते हैं वो किस टाइप के डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो होता है सॉल्यूशन, वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ शो करता है। ठीक है, सिमिलरली हम नेगेटिव डेविएशन को समझ लेते जरा है, शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फिर वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये वाला बीकर जो इसमें हमारा ए सॉल्यूशन रखा है प्लस इस वाले बीकर हमारा क्या रखा है, बी सॉल्यूशन रखा है, और जो हमारा जो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है, A बनाया करके है। वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, हमारे इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो A2A है, इसमें B2B है और इस वाले में A2B लग रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा। उसमें क्या है, यहाँ पर जो A2A फोर्स है और B2B फोर्स है वो अगर कम हो गया A2B वाले फोर्स से, ठीक है, वो क्या हो गया, कम हो गया है, तो यहाँ पर क्या शो करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, जो हमने पिछले भी पढ़ाया करके उसका जस्ट अपोजिट है। अब जैसे मान लीजिए अगर इस वाले की बात कर दे रहे हैं, ये हमारा जो बीकर है इसमें अगर मान लीजिए ए और बी का सोल्यूशन रखा हुआ है और उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या है, ज्यादा हो गया है,
अब अगर मान ली यहाँ पर कोई पार्टिकल है, उसके बीच में क्या फोर्स ज़्यादा लगने लगा है, अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो क्या हम उसको यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या यहाँ से एस्केप कर पाएगा? नहीं एस्केप कर पाएगा, क्योंकि उसके बाकी जो पार्टिकल है उससे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, वो क्या होगा? ज़्यादा होगा ना, ग्रेटर देन का साइन लगा है, इसका मतलब वो यहाँ पर इजीली एस्केप नहीं कर पाएगा। और अगर वो एस्केप नहीं कर पाएगा तो वो वेपर नहीं फॉर्म कर पाएगा, और वेपर नहीं फॉर्म कर पाएगा इसका मतलब क्या है? उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? वो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो समझ लीजिए यहाँ पर आई होप समझ गए होंगे। आपकी पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है कि अगर मान लीजिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स सोल्यूशन का जो है अगर वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर वो घट जा रहा है उसके कंपोनेंट से तो वो क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो जरा आप नेगेटिव डेविएशन का जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इथेनॉल प्लस एसीटोन का। इथेनॉल प्लस एसीटोन, जैसा कि आप जानते होंगे कि इथेनॉल और एसीटोन जो होते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। लेकिन जो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में है और एसीटोन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो पहले वाले से थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाती है। इसी वजह से ये क्या शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और पिछले वाला जो एग्जांपल हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म एसीटोन वाले में, उसमें क्या हो रहा था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पहले वाले से थोड़ी सी वीकर रह जाती है। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई है? वेरी गुड। अब जरा आगे इन दोनों के हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या चेंज आएगा? देखिए नॉर्मल ग्राफ जो हमारा राउट लगा था वो कुछ ऐसे बनता जा करके था, बता भी चुके हैं आपको मैं एक बार पहले इस चीज को है ये। तो वो ऐसा ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये चीज क्या शो कर रही थी? ये टोटल वेपर प्रेशर शो कर रहा था। अब अगर मान लीजिए हम बात कर ले रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले की, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है। तो वो क्या होगा? अगर मान लीजिए ये हमारा आप कह दे रहे हैं कि ये उसका आइडियल होना चाहिए, तो ये आइडियल सोल्यूशन का होता है, हम इसको डॉटेड शो कर दे रहे हैं ये इस तरह से। ये होना चाहिए था आइडियल सॉल्यूशन पर, लेकिन क्या वो शो कर रहा है? पॉजिटिव शो कर रहा है। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जितनी भी डॉटेड लाइन है उनको हल्का सा ऊपर के लिए कर्व कर देना है। हर लाइन को ऊपर के लिए कर्व कर देंगे। कैसे करेंगे? मान ली ये वाली लाइन जो ऐसे कर्व हो गई है, ये वाली लाइन जो है वो इस तरह से कर्व हो जाएगी, और ये वाली लाइन जो है वो इस तरह से कर्व हो जाएगी। ये हमारा जो ग्राफ बनाया करके ये किसका है? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने का। इस पे भी काफी एमसीक्यूज बने होते हैं, आपको 4 ग्राफ बनाकर दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव डेविएशन का है या फिर नेगेटिव डेविएशन का है। ठीक है, सिमिलरली समझ लेते हैं कि नेगेटिव डेविएशन का शो करेगा। अब की बार क्या करेंगे कि जो हमारा जो आइडियल होना चाहिए था ग्राफ, उससे अपोजिट शो कर देंगे यहाँ पर हम। यानी कि अब की बार क्या होगा? वो नीचे के लिए ग्राफ आ जाएगा। देखिए पहले ऐसे आ जाएगा, अब की बार ये हर लाइन को अब नीचे कर देंगे बस इस तरह से। ये हमारा जो ग्राफ बनाया करके वो किसका कहलाएगा? ये नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा। देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें क्या, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। इस वाले में क्या किया आपने? इस पॉइंट को हल्का सा ऊपर बढ़ा दिया है, और इस वाले में क्या किया आपने? इसको नीचे खिसका दिया हल्का सा है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों को दोनों ग्राफ्स हो गए हैं। आपको ये समझ में आ गया है? अब आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आज के हम लोग लास्ट टॉपिक पे बढ़ जा रहे हैं, जो हमारा आने वाला है एजियोट्रॉप्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, एजियोट्रॉप्स। अब सबसे पहले समझ लिया एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। एजियोट्रॉप्स जनरली इनको हम लोग बोल सकते हैं ये होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स या फिर मिक्सचर्स। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल कर जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं? आइजियोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए डेफिनेशन पूछी जाती है कि आइजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे आप? दीज आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग एजियोट्रॉप्स बोल देते हैं। देखिए एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला वाला जो होता है वो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जो दूसरा वाला होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा जो मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग जो ये कहाँ से आएगा जाकर के? अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आइडियल सॉल्यूशन आपको हमने पढ़ाया था वह उसी से रिलेटेड है बिल्कुल ये। अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए कोई भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब कर जाएगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब कर जाएगा? जब उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा एक बीकर रखा है इसमें कोई सोल्यूशन सपोज दैट है और इसके बीच में कोई ना कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड बॉईल कब करेगा, जब वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका पार्टिकल जो है वो सारे के सारे फोर्सेस को तोड़ करके यहाँ से वेपर में एस्केप कर पाएगा। वो एस्केप कब कर पाएगा जा करके, कि जब उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो, यानी कि जब वो कम हो जाएगा तभी तो वो मिनिमम बॉइलिंग होगा जा करके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सोल्यूशन रखा हुआ था, ये मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस से बॉईल कर रहा था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा ये जो लिक्विड है 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लीजिए ये बॉईल कर रहा है, ठीक है, और अगर ये नॉर्मल वाले से थोड़ा सा कम है, ये कब होगा जा करके, जब इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, वीकर होगा। अब अगर मान लीजिए वो फोर्स वीकर है तो इसका मतलब क्या है, अगर हम उसको हल्का सा कम टेम्परेचर भी अप्लाई कर देंगे तब भी वो उसके पार्टिकल जो वो यहाँ पर वेपर में एस्केप कर जाएंगे। और इसका मतलब क्या है, वो कम ही टेम्परेचर पे बॉईल कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था आपको कि जिसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक लग रहा होता है, वो किस टाइप का डेविएशन शो करते हैं। वेरी गुड, वो कैसे डेविएशन शो कर देते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको अपोजिट ऐसे समझ सकते हैं आप, मिनिमम माने कम और इसका अपोजिट ज्यादा यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट लॉ से। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैक्सिमम वाले कैसा शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। अब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो वेपर में और मुश्किल से जा पाएंगे। अब अगर मुश्किल से जा पाएंगे इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बॉयल होगा जा करके। और ऐसी प्रोसेस कौन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वही क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं। तो एजियोट्रॉप बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। और वो कितने टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से होते हैं, कि ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर देते हैं। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग कौन से होते हैं, जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।